मुसलमानों की दाढ़ी किसने खींची, टोपियां किसने उतारी? लेकिन बताओ एमआईएम के किसी भी शख्स पर कि किसी हिंदू भाई पर जुल्म किया हो, किसी मंदिर के खिलाफ तहरीक चलाई हो, किसी के धर्म ग्रंथ का अपमान किया हो, किसके धर्म गुरु का अपमान किया हो? मुसलमान सही सेकुलरिज्म की तालीम देता है। मुस्लिम लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं, आखिर आईएमआईएम को लोग कबूल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हर जगह पर जा रहे हैं। 2019 में भी आप कबूल नहीं कर रहे? मेरा सवाल सुन लीजिए सर। 2019 में भी आप झारखंड में चुनाव लड़े, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। तो क्या जिस तरह से मुसलमानों के अंदर एक डर आप देख रहे हैं कि भाजपा आ जाएगी अगर हम एमआईएम को वोट करेंगे तो? लहरों में बह लेना और लहरों के मुखालिफ चलना, दोनों में फर्क है। अभी तो जुमा 8 दिन हमारी पार्टी के पैदाइश के हुए हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक बयान दिया जमशेदपुर में, कहा है कि बाबर के औलाद को लात मार मार कर यहाँ से भगाएंगे। किसी के बाप का ये हिंदुस्तान नहीं है। इस मुल्क के आईन को बचाने के लिए भी 1000 बार गर्दन कटानी पड़ेगी तो मुस्लिम कौम तैयार है। इन नादानों के गीदड़ भपकी से हम डरने वाले नहीं। गांधी जी के साथ सबसे पहले अगर जुलूस किसी ने निकाला तो वो दलित थे, वो आदिवासी थे, जो कदीम बाशिंदे यहाँ के थे। कि वोट कटवा आ गया वोट को काटने के। देखिए, इन उचक्कों के बातों का जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता। ये उचक्के किस्म की जो नस्लें हैं, अगर ये गलियों और कोचों में ये बात बोलती हैं, अगर हिम्मत है तो मुझसे मुज़ाकरा कर। आईएमआईएम और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो रही है, नोकझोंक हो रही है, आखिर ये क्यों? अब ये हमारी ताकत का एहसास अंदाजा हुआ है लोगों को। लड़ता किन से आदमी? कमजोरों से नहीं लड़ता है, ताकतवरों से लड़ता है। हमारे खड़े होने से उसके पांव तले जो जमीन खिसक रही है, खिसियानी बिल्ली अब खंभा नोच रही है। अपने दरमियान में क़यादत पैदा करो। आज जो लोग तुमसे दूर हो रहे हैं, कल वह गले लिपटाएंगे। अगर आपने अपनी ताकत को पहचाना और अपनी क़यादत खड़ी कर ली तो ये आपकी चौखट में हाजिरी दिए बगैर इसके सर पर न ताज रखा जाएगा, न ये अपनी हुकूमत कायम कर पाएंगे। अपने मन में डूब के पा जा तू सुराग जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन, यही पैगाम लगा। जिस विधानसभा क्षेत्र में अभी आप हैं, यहाँ पर शमशुद्दीन खान एमएलए हुआ करते थे, एक वक्त में अयूब खान थे, बाद में हसन रिजवी यहाँ से 2 बार विधायक बने, लेकिन उसके बाद मुस्लिम क़यादत कहीं ना कहीं खो सी गई। उसके बाद कोई भी मुसलमान यहाँ से विधायक नहीं बन सका। आखिर क्या मजबूरी, क्या कमजोरी रही कि एक मुसलमान यहाँ से विधायक जो 3 से 4 बार बनता आ रहा था लेकिन अब नहीं बन रहा? हेमंत जी, जो मुसलमानों के अपने आप को मसीहा कहते हैं, अपनी बेगम और अपनी पत्नी श्रीमती को कहां से लड़ा रहे हैं? एक ऐसी सीट पर जहां मुसलमानों का वोट है और वहां से लड़ा रहे हैं। वहां भी मुस्लिम क़यादत खड़ी करने के लिए नहीं देना चाहते। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा की मांग रहे थे, वो देने में कहीं ना कहीं नाकाम रहे आप लोग, जिस वजह से यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी का कैंडिडेट भी है। तो ये आखिर मतभेद क्यों होता है आपस में? अगर आप अलायंस में होते, गठबंधन में होते, तो हो सकता था दलित और मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन है, इससे फायदा होता पार्टी को। यकीन नहीं, यहाँ की उनके बात में कितनी सदाकत है। चूंकि बातें कुछ होती हैं और अपने लिए लोग कुछ और जुमले बनाकर पेश करते हैं। अपना सीना खोलकर अगर कोई बात करता है तो उसका नाम बैरिस्टर सऊदीन अवैसी है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े स्टार प्रचारकों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी के आने की भी तैयारी। अब जमशेदपुर में एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान पहुंचे हैं। अख्तरुल ईमान जी, सबसे पहले आपका स्वागत, इस्तकबाल है जमशेदपुर। जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसी तैयारी है सर? जैसी कि खबर मिली है, खबर लेते रहा हूँ, बेहतरीन तैयारी है। महदूद वसाइल के बावजूद पार्टी के नौजवानों ने जो यहाँ अपनी तहरीक बर्पा की है, हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि उम्मीद कवी है कि हम फतेहयाब होंगे। फतेहयाब होंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो आरोप हमेशा से लगता आ रहा है, उसी सवाल से हम शुरुआत करेंगे इस बातचीत को, कि वोट कटवा आ गया वोट को काटने के लिए। देखिए, इन उचक्कों के बातों का जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता। जब आपने छेड़ दिया है तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये यकीनन है ये वो लोग हैं जो लोग मुसलमानों के वोट की हमेशा सौदागरी करते रहे, मुसलमानों को क़यादत से महरूम करते रहे, मुसलमानों के नाम पर तख्त हासिल किया और मुसलमानों को क़त्ल व गारतगिरी से दोचार किया। ये उन्हीं जालिम और खूनी लोगों के जुमले हैं जिनके पाँव तले अब मुस्लिम वोट खिसक रही है, तो वो इक़्तिदार से महरूम हो रहे हैं, उनकी परेशानी बढ़ रही है। इसलिए खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वालों के जुमले हैं ये इस मुल्क में सेकुलर आइन के तहत आप ये बता लीजिए कि बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब जिस तवानाई के साथ, जिस जमामर्दी और पामर्दी के साथ इस वक्त बीजेपी फासिस्ट नज़रियात, जो फासिज्म के खिलाफ, चाहे तलाक बिल हो, चाहे एनआरसी का कानून हो, चाहे मुसलमानों और दलितों का बेहिमाना कहीं पर कत्ल हो, मॉब लिंचिंग हो, चाहे सरकार की गलत पॉलिसियाँ हो,
अपना सीना खोलकर अगर कोई बात करता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, दूसरी पार्टियां हो, उनकी खामियों को अगर उजागर करता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। इस वक्त 56 इंच के सीना वाले मोदी के सामने में बोलने से हर कोई कतराता और घबराता है, और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है जो अपनी ताकत की बुनियाद पर, अपनी ईमानी कुव्वत की बुनियाद पर सेकुलरिज्म और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेबाकाना तौर पर बोलता है। और वो लोग हो गए बीजेपी के बी टीम। ये कमीने लोगों के जुमले। ये बताइए कि मौलाना असरारुल हक कासमी रहमतुल्लाह अलैह, जो किशनगंज के एक मारूफ आलिम दीन थे, और जब तलाक जैसे शरीयत मुखालिफ बिल की पेशी हुई तो पार्टी ने उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी। ये कौन लोग थे? बाबरी मस्जिद के टूटने का हमें गम है, लेकिन यह बताओ कि बाबरी मस्जिद पे मूर्तियां किसने बैठाई? कौन थी ए टीम और कौन है बी टीम? ये बताओ कि गुजरात में हमारा खून बहा, हम उस गम से आज भी दो चार हैं, लेकिन मुरादाबाद के ईदगाहों में गोलियां किसने चलाई? हंडन नदी के किनारे मेरठ में हमारे सीने में गोलियां किसने चलाई? जमशेदपुर का फसाद किसके जमाने में हुआ? मुरादाबाद के बर्तन की सनत से मुसलमानों को महरूम किसने किया? किसने भागलपुर के रेशमी शहर को जलाकर खाकस्तर कर दिया? ये सारी बातें, बात आगे बढ़ेगी, दूर तलक जाएगी। ये इन जुमलेबाज, इन नादानों को, उचक्कों के जुमलों पर ज्यादा तवज्जो मत दीजिए। एमआईएम इस पर तवज्जो नहीं देती है। एमआईएम अपने सफ के दरमियान में इक़्तिदार की हुसूल के लिए और क़यादत को खड़ी करने की पूरी कोशिश कर रही है। और यकीनन जब सूरज तुलू होता है तो चमगादड़ के आंख अंधे हो जाते हैं। जब मुस्लिम क़यादत खड़ी होती है तो इन जालिम सौदागरों के आंखों में वही चिलमिलाहट होती है और उसके जुमले हैं। सर, हमेशा से आप लोगों की तरफ से एक आरोप लगता है कि ये जो सेकुलर पार्टियां हैं, सेकुलर होने का दावा करती हैं, जब इनके प्रत्याशी मैदान में होते हैं, इनको हम वोट करते हैं, जिताते हैं, और वो फिर भाजपा में चले जाते हैं। क्या एआईएमआईएम के साथ ऐसा नहीं हुआ बिहार में? नहीं, एमआईएम के साथ, देखिए एमआईएम के साथ जो कुछ वहां किया, कांग्रेस और राजद और जदयू ने मिलकर किया है, ये वही लोग हैं जो लोग मुसलमानों की वोटों की सौदागरी करते रहे। और इन लोगों को इस बात से बड़ा खौफ हुआ कि अगर मुस्लिम क़यादत खड़ी हो गई तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। यही वजह है कि इन जालिमों ने हमें तोड़ा है, और यकीनन है कि हम कमजोर लोग हैं, से लड़ रहे हैं। आप ये बात बताइए कि हमारे लोग, किसी के घर पर डाका पड़े तो मजलूम घर वाले पर जो लुट गया उसके साथ जज्बे तरहुम होना चाहिए कि लुटेरों के साथ? ये तो बड़ा अजीब मसला है। अरे सारी हमदर्दियां तो मेरे साथ होनी चाहिए कि खून पसीना एक कर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने खाक छान कर सीमांचल के उस खित्ते से मुसलमानों की क़यादत खड़ी की। अगर उसको किसी ने तोड़ा तो वो मुसलमानों का दुश्मन है, वो अक़लियत का दुश्मन है, वो हिंदुस्तान के आइन का दुश्मन है, वो सेकुलरिज्म का दुश्मन है, वो कमजोर तबकात का दुश्मन है। उन दुश्मनों के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसे में लोग एमआईएम पर भरोसा कर पाएंगे? यकीनन भरोसा कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं हो, देखिए एमआईएम काम कर रही है किस बात पर, आपको आना चाहिए कि जिस कौम की जमहूरियत में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप अगर इस तनाजुर में आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आजादी के बाद बड़ी अगड़ी जाति के लोगों की हमेशा क़यादत में हिस्सेदारी रही, लेकिन जो लोग अक़लियत के लोग थे, जो लोग ओबीसी थे, वो हाशिए में थे। लालू प्रसाद 90 में से पहले यादवों की हालत खराब थी। लालू यादव आए तो यादवों को एम्पावर किया। नीतीश कुमार के आने के बाद कोयरी कुर्मी को उसने एम्पावर किया। बहन मायावती यूपी में आई तो दलितों को उसने सम्मान दिया। बिहार में रामविलास पासवान से पहले पासवानों की कोई क़यादत नहीं थी। रामविलास पासवान ने पासवानों की क़यादत खड़ी की तो उनके लोगों में खुद एतमादी पैदा हुई और कहने लगे ऊपर आसमान नीचे पासवान। और यही हाल केरल के मुसलमानों ने अपनी क़यादत खड़ी की तो मुसलमानों की हालत बेहतर हुई। तेलंगाना में 12% मुसलमानों ने अपनी क़यादत खड़ी की तो उनकी हालत बेहतर हुई। इसका मतलब है कि मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अगड़े हो या पिछड़े, जिसने इस सियासी बस्ती में अपनी क़यादत खड़ी की है उसकी हालत बेहतर हुई है, और जो क़यादत अपनी खड़ी नहीं की, हाशिया बर्दारी की, उनका हाल बुरा हुआ है। 35% मुसलमानों ने आसाम में, 27% मुसलमानों ने वेस्ट बंगाल में, 20% दानिश्वर आबादी यूपी में, 18% आबादी बिहार में, 12 से 14% आबादी आपके झारखंड में इसने अपनी क़यादत खड़ी नहीं की तो सबसे बुरी हालत इनकी है। इसलिए बंगाल का मुसलमान क़यादत खड़ी करो, अपनी क़यादत खड़ी करो, इसी पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन बंगाल का मुसलमान तो खुश है ममता बनर्जी को। देखिए, खौफ की नफ्सियात में मुत्तहिद होना और अमन के हालात में मुत्तहिद होना, इस वक्त बीजेपी ने हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो मुनाफरत फैलाई है और हिंदुओं को मुत्तहद करने पर हिंदुत्व के नारे के तहत
उन्होंने जो मुसलमानों का निशाना बनाया है, यही वजह है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। मुसलमान सियासी एतबार से, ज़हनी एतबार से, तालीमी एतबार से इतना पसमानदा हो गया है कि उसको अपने खैर व शर का, अपने नफ़ा व नुकसान का एहसास नहीं है। जहाँ एहसास हुआ है वहाँ बेदारी आ रही है। आज नहीं कल बेहतर बेदारी अभी अंगड़ाई मुस्लिम क़यादत वेस्ट बंगाल में भी लेने लगी है। सर देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि एक डर की सियासत है और वोट बैंक की राजनीति है, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, AIMIM पर क्या ये आरोप सटीक नहीं बैठता है कि जहां ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ती है और प्रचार के लिए जाती है, वहां पर मुसलमानों के मुद्दे को रेज करती है? मुसलमान अगर इस देश में सुरक्षित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाया जाता है, बाबरी मस्जिद का डर दिखाया जाता है, तो ये फ़र्क मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी और MIM में फ़र्क कहाँ है? अच्छा, बाबरी मस्जिद किसने तोड़ा? तोड़ने की तहरीक किसने चलाई? बताइए आप, मालूम होगा कुछ। कांग्रेस के वक्त में। और तोड़ने की तहरीक किसने चलाई? बताइए। लाल कृष्ण आडवाणी किसका नेता था? रथ यात्रा, नफरत का रथ यात्रा कौन निकाला था? बोलिए, कौन? बीजेपी नहीं? ये जुमले क्यों नहीं बोल पा रहे आप लोग? मुसलमानों की दाढ़ी किसने खींची? टोपियां किसने उतारी? लेकिन बताओ, MIM के किसी भी शख्स पर, कि किसी हिंदू भाई पर जुल्म किया हो, किसी मंदिर के खिलाफ तहरीक चलाई हो, किसी के धर्म ग्रंथ का अपमान किया हो, किसके धर्मगुरु का अपमान किया हो? मुसलमान सही सेकुलरिज्म की तालीम देता है कि हिंदुस्तानी सेकुलरिज्म का मतलब है कि अपने धर्म का पालन करो और दूसरे के धर्मों का आदर करो। हम दूसरे के धर्म का आदर करते हैं और अपने धर्म पर पालन करते हैं और उस पर भी हमको रहने नहीं देना चाहते हैं, और मुझे उसके खिलाफ आप ले चले। मुसलमानों का कत्ल होता है गुजरात में और नरेंद्र मोदी कहता है हम गौरव यात्रा निकालेंगे। और क्या कभी मुसलमानों ने, कभी अवैसी ने किसी हिंदू भाई पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय उस जालिम की हिमायत की है? नहीं की है। तो उसके बराबर क्या आप लोग मुताला नहीं करते, मुशाहिदा नहीं करते? और नौजवानों का एक बड़ा तबका जो दीवानों की एक जमात है, जो जमात हमारे साथ आज खड़ी है, इस कलील अरसे में कोई जमात इतनी जगह ये मकाम हासिल नहीं कर सकी है। आप मेरी पार्टी की क़यादत और सियादत देखनी हो, उनके कारनामे देखो तो तेलंगाना में आप जाकर मुलाहिजा कर लो। महाराष्ट्र हमने आवाज दी है, बिहार में हमने असेंबली तक अपनी क़यादत खड़ी की है, यहाँ पर भी हम लड़ रहे हैं। कोई बच्चा चलता है, फिसलता है, गिरता है, फिर एक वक्त बड़ी रवानी के साथ चलता है। मेरा दौर अभी चल रहा है, यकीनन है कि मजबूती से हम खड़े होंगे। 1,28,000 इस पश्चिम विधानसभा में मुस्लिम वोटर्स हैं, दलितों का एक अलग वोट है, तो आप यहाँ पर आए हैं, कैसी मेहनत और क्या कुछ अभी माहौल बनाने की कोशिश? सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस मुल्क की आज़ादी में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने तहरीक बर्पा की और मुसलमानों ने सर कटाया है, और आज़ादी के बाद यही दोनों तबका सबसे ज़्यादा महरूम रहा है। हमने भीमराव अंबेडकर को अगर संविधान सभा में किसी ने भेजा था तो आडवाणी और मोदी के लोगों ने नहीं भेजा था, मुसलमानों ने ही भेजा था। जय मीम और जय भीम का नारा जिस तवानाई के साथ हम लगाते हैं, और पार्लियामेंट की दरो दीवार इस बात की गवाही देती है कि जय मीम और जय भीम की तहरीक को जो रवानाई, जो ताकत बख्शी है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने, उसका सानी कोई दूसरा लीडर नहीं है। इसलिए हम लोग आवाज देने आए हैं, मजलूम व मुत्तहिद हो जाओ। आज यहाँ पर झारखंड के आदिवासी के नाम पर जिन लोगों ने हुकूमत कायम की है, वो आदिवासियों का आज भी भला नहीं कर सके। आज भी सरना कोड लागू नहीं हो सका, आज भी आदिवासियों की अलग गिनती नहीं हो सकी। आदिवासियों ने झारखंड से अलग इसलिए किया था कि साहब हमारी अपनी हुकूमत होगी, लेकिन गैर आदिवासियों को बीजेपी के लोगों ने चीफ मिनिस्टर बनाया, और शायद वो गैर झारखंडी भी है ना। तो इन तमाम तर हालात को सामने में रखकर हम दलितों को आवाज देने के लिए आए हैं कि मजलूमों एक हो जाओ, शोषितों पीड़ितों आओ मुत्तहिद हो जाओ, और इस जालिमों के खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद कर मुत्तहिद हो जाए। हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक बयान दिया जमशेदपुर में, कहा है कि बाबर के औलाद को लात मार मार कर यहाँ से भगाएंगे। किसी के बाप का ये हिंदुस्तान नहीं है ना। और ये जुमले गैर आईनी हैं, और गैर आईनी जुमला बोलने की किसी को इजाजत नहीं है ना। और इससे मुसलमानों को कहीं नहीं घबराना चाहिए। किसी पागल और दीवाने के जुमलों से मुसलमान घबराने वाला नहीं है। इस मुल्क की अजमत को बरकरार रखने के लिए मुसलमानों ने 100 बार गर्दन कटाई है। इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए भी 1000 बार गर्दन कटानी पड़ेगी, तो मुस्लिम कौम तैयार है। इन नादानों के गीदड़ भपकी से हम डरने वाले नहीं। सर, बटोगे तो कटोगे का नारा योगी आदित्यनाथ देकर जाते हैं, क्या मुसलमानों के लिए भी ये नारा सटीक बैठता है? देखिए, बटोगे तो कटोगे नहीं, वो तो ये जुमला उसने गलत बोला है, वो तो मुत्तहिद होकर काट ही रहे हैं। ये जुमला अगर सटीक होता है तो मुसलमानों पर, दलितों पर, ये जो बटे हुए हैं आपस में, इसका जुमला उसने छीन लिया है। ये हमारी महफिलों का जुमला उसने छीन लिया है। वो तो मुत्तहिद होकर काट ही रहे हैं। ये कटने वालों को चाहिए
कि हम अपनी गर्दनों की हिफाजत के लिए बटे नहीं बल्कि मुत्तहिद हो जाए। देखिए, इस मुल्क में मुसलमानों की 15% आबादी है। सच तो ये है कि लोकसभा में 15% का मतलब होता है 84 लोग होने चाहिए। आज 20, 22, 25 से ज्यादा हमारे लोग नहीं पहुंचते। और वो भी क्यों? इसी तरह की जिन पार्टियों के लीडरों का नाम लिया आपने, मुसलमानों का एतमाद इन पर से उठा कि इन्होंने मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों को वोट दिया, लेकिन वो नेता कांग्रेस का नेता हुआ, मुसलमानों का नेता नहीं हुआ। वो राजद का नेता हुआ, मुसलमानों का नेता नहीं हुआ। वो जीएमएम का नेता हुआ, मुसलमानों का नेता नहीं हुआ। इसलिए मुसलमानों को मायूसी हुई है कि हम दूसरों का नेता नहीं चुनेंगे, बल्कि सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। सर, जैसे कि मैंने कहा कि 85,000 दलित वोटर्स यहाँ पर है, 1,28,000 मुस्लिम वोटर्स है। झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में लगभग 55 लाख दलित और 70 लाख मुस्लिम वोटर्स है। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर आए हुए थे, उनसे भी मैंने जब सवाल किया इस चीज़ को लेकर, तो आपके अलायंस की बात हुई। इसमें ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि स्टेट को जिम्मेदारी दी गई थी अलायंस की, गठबंधन की, लेकिन यहाँ पर एक सीट वो जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा की मांग रहे थे, वो देने में कहीं ना कहीं नाकाम रहे आप लोग, जिस वजह से यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी का कैंडिडेट भी है। तो ये आखिर मतभेद क्यों होता है आपस में? अगर आप अलायंस में होते, गठबंधन में होते, तो हो सकता था दलित और मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन है, इससे फ़ायदा होता पार्टी को। यकीन नहीं, यहाँ की अब उनके बाद में कितनी सदाकत है। चूंकि बातें कुछ होती हैं और अपने लिए लोग कुछ और जुमले बनाकर पेश करते हैं। ये सदाकत के बारे में ज़्यादा बेहतर हमारे झारखंड सूबाई जो सदर हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि उनसे क्या बात हुई थी और क्या तजवीज़ रखी थी, इकरार किसने किया, इनकार किसने किया। आप उनसे बेहतर सब पूछ सकते हैं। गठबंधन आखिर सर क्यों नहीं हो पाता है किसी पार्टी से आपका? और अगर गठबंधन नहीं होता है, अकेले क्या चुनाव लड़कर AIMM लगता है आप लोग? मैं गाँव का रहने वाला हूँ, एक बात कह देता हूँ। गांव के गरीब परिवार के तरफ बड़े लोग भूल कर नहीं जाते। कहते हैं कि उनके पानी से तो मेरे आंगन की औरतें पांव तक नहीं धोती हैं। लेकिन जब वहां पर UPSC BPSC का लड़का निकाल लेता है, बड़ा कमीशन निकाल लेता है, बड़ी आमदनी वाला हो जाता है, तो बड़े घर के लोग अपनी बेटियों को दुल्हन बनाकर उसे दामाद बनाने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक उसी तरह मैं मुसलमानों को कहता हूँ। पिछली बार कई सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे थे, इस बार 7 सीटों पर है झारखंड में। हाँ, हमने जो मुहासबा किया, हमारा जहाँ तक मेरी तंजीमी क़ुव्वत रही है, जहाँ तक हमारे महदूद वसाइल रहे हैं, हमारे हैदराबाद की जो टीम है जो मजबूती से हमारे इस वक्त के दीगर रियासतों में, दीगर सूबों में सरपरस्ती करती है, महाराष्ट्र में मसरूफ़ हैं, इसलिए हम अपनी ताकत और अपनी तंजीमी हालात का अंदाज़ा करके हम फैसला करते हैं। जब हम ज़्यादा सीटों पर लड़ते हैं तो आप ही लोग कहते हैं कि देखिए इतनी सीटों पर लड़ गए, देखिए बीजेपी को जिताने के लिए। आप कम सीटों पे लड़ रहे हैं तो उसमें भी लोगों को बेचैनी है। गोयम मुश्किल, वो करना गोयम मुश्किल। वही सवाल है, सीटें आखिर कम क्यों? सीटें कम हुई कि हमारी तंजीमी जो ताकत थी, हमने जो मुहासबा किया है, हम चाहते हैं कि हम जहाँ लड़ें वहाँ जीतें, इसलिए हमने इन सीटों का कामयाबी कितनी सीटों पर देख रहे हैं? इसीलिए तो हमने कम सीटों का इंतखाब किया है कि ताकि हम 100% अचीव करें। आ रहा 100% रिजल्ट अब आ रहा है, फैसला तो ऊपर वाले को करना है। हमें उम्मीद है और हमारी कोशिश भी है इसलिए। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो ये हमारे साथ अख्तरुल ईमान थे, जो कि बिहार से आते हैं और बिहार AIMM के प्रदेश अध्यक्ष है, झारखंड दौरे पर है और झारखंड में अपनी पार्टी को स्थापित करने के बाद लगातार मेहनत करते आए हैं। और अब देखना होगा इन 7 सीटों पर AIMM को झारखंड में कितनी सीटों पर कामयाबी मिलती है। अमोर विधानसभा से ऐसे विधायक रहे जो लगातार जीते आए, RJD में थे, वहाँ से भी विधायक थे, 52,000 वोटों से लगभग इन्होंने अपने विपक्षी नेता को हराया, प्रत्याशी को मात दी, और अब जाकर देश की राजनीति में एक अलग मकाम इनका है। तो आप बताइएगा कैसी लगी हमारी बातचीत आपको, कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया।